हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स के फिर एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद से हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है। इन तीन चीज़ों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में ये कहता है कि जब बहुत सारे फोर्सेस एक बॉडी पर एक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां दो या दो से अधिक फोर्सेस, तो हम क्या करेंगे, दो फोर्सेस मान लेते हैं। एक फोर्स यहां मान लेते हैं और एक फोर्स यहां मान लेते हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब दो फोर्सेस इस बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई। मान लेते हैं यहां फोर्स F1 लगाया, यहां फोर्स F2 लगाया, ये डिस्टेंस x है, ठीक है, x1 है, x2 मान लेता हूं इसको, और ये डिस्टेंस x1 है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। और यहां से कहां से, ये फलक्रम है इसका, फलक्रम, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, ठीक है ना, ये क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। लेकिन यहां पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, x1 दूरी पर और x2 दूरी पर, ठीक है ना, या मैं d1 d2 मान लेता हूं क्योंकि आपके बुक में उस वही दिया हुआ है ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, d1 d2, ठीक है। और d1 d2 दूरी पर इस फलक्रम से ये दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में बॉडी इक्विलिब्रियम में है। बॉडी इक्विलिब्रियम में क्यों है, तो देखिए, ये फोर्स की वजह से क्या होगा, टॉर्क τ1 क्रिएट होगा, इस फोर्स की वजह से टॉर्क τ2 क्रिएट होगा। ये जो टॉर्क होगा वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट विच द फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये τ2 क्या हो जाएगा, ये भी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये फोर्स क्या करेगा, इसको, ये फोर्स, ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क क्या करेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा। और ये जो टॉर्क होगा ये क्या करेगा, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। बात समझ आ रहा है। तो याद रहे कि जब दो फोर्सेस इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इस कंडीशन में यहां पर दो टॉर्क एक्ट कर रहा है, एक ये टॉर्क और एक ये टॉर्क। ये टॉर्क इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है और ये टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई है। इसका मतलब कि ये जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है और जो क्लॉकवाइज टॉर्क है, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया है, और इसी वजह से ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई है। इसी को प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये बताता है कि जब एक रिजिड बॉडी पर दो या दो से अधिक फोर्सेस एक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इस कंडीशन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कहेंगे कि व्हेन टू और मोर फोर्सेस acts on a body, acts on a rigid body such that the body is in equilibrium, the body is in equilibrium, then the sum of anti-clockwise moment, है ना, anti-clockwise moment is equal to clockwise moment। बस में आया, ठीक है। देखिए, तो ये हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो होगा वो क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर हो जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ
मोमेंट। तो कभी अब इससे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, तो आप कहोगे कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट्स ऑन ए रिजिड बॉडी सच दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू द क्लॉकवाइज मोमेंट। बात समझ रहा है? तो ये हो गया प्रिंसिपल। अब इसके बाद से जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ। अच्छा, एक बात और इसमें याद रखिएगा कि जो इसका एक्सप्रेशन तैयार होता है ना, इसका एक्सप्रेशन यही होता है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आप निकालो, क्लॉकवाइज मोमेंट निकालो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे ये आया ना, देखिए इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, मैं जरा बता देता हूं। एक्सप्रेशन वो बन के आएगा F1 इंटू परपेंडिकुलर D1 इज इक्वल टू F2 इंटू परपेंडिकुलर D2। ये इसका एक्सप्रेशन आता है। और भी इसके पास अगर मान लीजिए इधर और भी बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो उन सबको यहां प्लस करके लिख लेंगे, ठीक है ना। अगर इधर भी और फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो उनको प्लस करके लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक, एक्सप्रेशन। चलिए अब डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या होता है? देखिए मान लीजिए कि ये एक बॉडी ले लिया मैंने, ठीक है। इसमें ये जो बॉडी होगी ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकलों से मिल करके बनी होगी। तो जब ये छोटे छोटे पार्टिकलों से मिल करके बनी होगी तो भाई पार्टिकल के पास भी मास होता है, और अगर इनके पास भी कुछ मास होगा तो इनका अपना वेट भी होगा। W1 इज इक्वल टू M1 इंटू जी। मान लेते हैं इसका मास M1 है तो इसका वेट कितना एक्ट करेगा, M1 इंटू जी के बराबर, ठीक है। इसका अगर हम M2 मान ले तो इस कंडीशन में इसका भी वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, W2 जो कि हो जाएगा M2 इंटू जी। इस तरीके से इसका हम मास M3 मान ले तो इसका भी अपना वेट होगा जो इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और ये हो जाएगा W3 जो कि हो जाएगा M3G। बात समझ आ रहा है? तो ऐसे सारे पार्टिकल्स जितने इस बॉडी के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब क्या होंगे, ऐसे पैरेलल फोर्सेस उन सब के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है ना। सब पैरेलल फोर्सेस होंगे जो एक्ट करेंगे। अभी जितने सारे पैरेलल फोर्सेस हैं जिनको आप वेट बोल रहे हो, ये कहीं ना कहीं एक जगह कंसंट्रेटेड होगा जहां पर कैपिटल W एक्ट करेगा। ये फोर्सेस कहीं ना कहीं एक जगह कंसंट्रेटेड होगा। मैंने बताया कि ये जितने सारे पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं इनका कुछ मास होगा, इनके मास की वजह से इनके ऊपर वेट एक्ट करेगा। वो जितना सारा वेट होगा वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं एक जगह कंसंट्रेटेड होगा। जिस भी पॉइंट पर ये पूरा का पूरा वेट कंसंट्रेटेड होगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक। अ पॉइंट ऑन ए बॉडी at which the whole weight of the body seems to act, then that point of the body is known as center of gravity। बात समझ आया? तो ध्यान रहे, इसमें हमको यह ध्यान देना है कि ये जितने सारे वेट एक्ट कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। इसी तरीके से मैं अगर सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करूं, सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करूं तो सेंटर ऑफ मास क्या है? चलो सेंटर ऑफ मास के बारे में डिफाइन कर लेते हैं। थोड़ा मैं इसको हटा देता हूं और सेंटर ऑफ मास को यहां अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास को यहां से समझते हैं। चलो मैंने ये एक बॉडी बना लिया, इसमें भी मैं मान लेता हूं इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल्स मिले होंगे तब जाकर के ये बॉडी बनी होगी। तो ये इन पार्टिकलों का अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर पार्टिकल्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका सेंटर कहीं इसके मिडिल में होगा, ठीक है ना। सारी जगह से क्या करेंगे हम, अलग अलग होल्स बना करके यहाँ यहाँ है, ठीक है ना। क्या करेंगे हम, अलग अलग होल्स बना करके इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप पता लगा सकते हो। लेकिन अगर ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो उस कंडीशन में इसका मास, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो अलग अलग जगह शिफ्ट करता जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इधर अगर पार्टिकल का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। यानी सेंटर ऑफ मास इस बात पर डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल इस पूरे बॉडी को बनाए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर उनका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो इसको क्या करिए, इसके सारे जगह से मैंने बताया ना, अब इस तरीके से होल करके एक्सपेरिमेंट आपको बताया गया होगा, उसकी मदद से आप क्या करो, इसके सेंटर को डिफाइन कर लो। यहां पर उसका वेट पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास एक्ट करेगा, वो उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। लेकिन अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा जैसे कि मैंने बताया तो इस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पूरे मास का, ठीक है, पूरा का पूरा जो मास होता है वो कंसंट्रेटेड होता है। द सेंटर या द पॉइंट ऑन ए बॉडी एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड,
ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ मास कहेंगे। इनको डिफाइन कैसे करेंगे? अच्छा, एक बात इनके बीच का जो डिफरेंस याद रखने में जो आपकी मदद करेगा ना, वो इसका फैक्टर होगा कि किस बात पर ये डिपेंड करता है। तो हम कहेंगे इट डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द बॉडी, है ना। डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द पार्टिकल्स, है ना, वेट ऑफ द पार्टिकल्स विच फॉर्म्स द बॉडी, जो बॉडी को बनाया है उन सारे पार्टिकल्स का वेट कहां एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, वो इस बात पर डिपेंड करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस बात पर डिपेंड करती है। और जो सेंटर ऑफ मास होता है वह किस बात पर डिपेंड करता है, वह इस बात पर डिपेंड करता है कि जो उस बॉडी का पूरा मास है वो कहां कंसंट्रेटेड है, ठीक है ना। द पॉइंट, है ना, द पॉइंट एट विच द होल मास, है ना, द होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड, बात समझ आ गया, ठीक है ना, इन चीजों पर। तो इस तरीके से हम इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ आ रहा है? तो ये हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके जितने सारे पार्टिकल्स जो उस बॉडी को बनाए हैं उन सारे पार्टिकल्स के वेट पर डिपेंड करता है। और जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स जो कि उसको बनाए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, ठीक है। उनका डिस्ट्रीब्यूशन जिधर की तरफ शिफ्ट करेगा उधर की तरफ, यानी जिनकी उन पार्टिकल की डेंसिटी जिधर की तरफ शिफ्ट करेगी उधर की तरफ उसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करता जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब इसके बाद से जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है जो हमें डिस्कस करना है, ठीक है ना, वो ये डिस्कस करना है कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। यानी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक। सर्कुलर मोशन में हम आपको बताने वाले हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ये कैसे आता है, ये क्यों एग्जिस्टेंस में आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता कहां से, ये आपको बताएंगे, ठीक है। आपको बताएंगे सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, ये कहां से एग्जिस्टेंस में आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, उसके रीजन के साथ हम आपको ये बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।